आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता और बड़े घनिष्ठ मित्र आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, सबसे पहले तो क्षमा याचना करनी है। हमारी फ़्लाइट 1.5 घंटा लेट हो गई, 2:45 पहुंचना था, हम 3:15 पहुँचे और इसलिए भी क्षमा के औपचारिकता के अनुकूल प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे पहले बोलना चाहिए था। आपने तो इट इज़ वेरी हम्बल एंड काइंड ऑफ यू कि आपने उस औपचारिकता के बंधन को तोड़ करके समय हित में पहले भाषण देने का निर्णय लिया। हमारे साथ हमारी उप मुख्यमंत्री मैडम सुनेत्रा ताई पवार जी, जिनके साथ हमारा ये पहला सरकारी कार्यक्रम है, श्री दत्तात्रेय जी कृषि मंत्री, गगवाल साहब मंत्री जी, श्री परमेश्वर अय्यर जो दिल्ली में भी कई वर्ष हमारे साथ रहे, आज पुनः इनसे भेंट का अवसर रहा, ACS एग्रीकल्चर रस्तोगी साहब। सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है, आपने इस महत्वपूर्ण गोष्ठी का हिस्सा बनाया मुझे, और उसका एक विशेष महत्व ये भी है कि ये गोष्ठी अभी हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुई इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के तुरंत बाद आयोजित की जा रही है। और एक तरह से इसको उसी समिट का सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस या सैटेलाइट सिम्पोजियम कह करके उल्लेखित किया जा रहा है। एक निहायत ही कामयाब समिट जिसमें 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया, 3 लाख से अधिक लोग उसके हिस्सेदार बने और प्रत्येक देश के प्रतिनिधियों ने आखिरकार भारत की ओर से इस आयोजन की भी सराहना की, AI के क्षेत्र में भारत के द्वारा की गई प्रगति की भी सराहना की और भारत की मेहमान नवाजी का भी शुक्रिया अदा किया। And I was really touched when the head of the International Monetary Fund, Madam Kristalina Georgieva, very categorically summed it up in single sentence. She said, India has performed in the AI sector and the performance can be described as phenomenal. तो मुझे लगता है कि जो वैश्विक मापदंड है, अब ऐसा समय आ गया है कि इंडिया हैज़ शोन इट्स एबिलिटी टू लिव अप टू दी ग्लोबल बेंचमार्क्स एंड टू सीक एक्नॉलेजमेंट ऑन दी ग्लोबल पैरामीटर्स। और ख़ास तौर से भारत की ओर से ये भी एक विशेष पहलू रहा जो शायद अन्य देशों को नसीब नहीं, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेडिशनल नॉलेज को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके हमें दिया मंत्र मानव। मानव अर्थात M फॉर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, A फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, N फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, A फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिविटी एंड V फॉर वैलिड एंड लिजिटिमेट। यानी एक हमारा ऐसा यात्रा रहेगी, ऐसा जर्नी रहेगा जो प्रमाणित तौर पर भी विज्ञान नवाचार के मापदंडों पर पूरा उतरेगा, साथ ही साथ उसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का भी उतना ही स्थान रहेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस may be able to substitute for everything but cannot substitute for human integrity और human ethics। तो इस चीज़ का एक समन्वय बना करके लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। क्योंकि आज की गोष्ठी एक थीम आधारित गोष्ठी है कृषि क्षेत्र को लेकर के, तो हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज़ वाइटल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और जब आज हम चौथे स्थान पर खड़े हैं और जल्द ही हम तीसरे स्थान पर आने वाले हैं, तो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र उभर करके आएंगे जो शायद 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल ना कर सके। और उसमें रहेगा एक हमारा बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र, वी हैव एनॉर्मस रिसोर्सेज, और उसमें भी हमारी पहल रही है।
बायो E3 पॉलिसी, वी आर अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज, क्योंकि कहा जाता है अर्थशास्त्रियों द्वारा देश विश्व भर में कि द फ्यूचर इकोनॉमी विल शो अ शिफ्ट, a paradigm shift towards recycling processes, towards circulatory economy, to genetically driven processes. और कुछ लोग इसको ऐसा कहते हैं कि the next industrial revolution will be biotechnology driven, और उसमें कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाला है, और साथ ही साथ लाइफ साइंसेज का। और जब ग्लोबल साउथ की बात करें, जो दिल्ली की गोष्ठी में एक महत्वपूर्ण विषय रहा चर्चा का, तो आज ग्लोबल साउथ में कृषि के साथ जुड़े लोगों की संख्या है 60 करोड़, 600 million. And as all of us know, like any other part of the world, global food industry also is standing at a critical juncture. और जो उसके challenges हैं, which are also relevant universally and so also to the ग्लोबल साउथ, उसमें क्लाइमेट चेंज है, उसमें एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, उसमें लेबर शॉर्टेजेस हैं, उसमें हेल्थ चैलेंजेस हैं। और यदि हम इन 60 करोड़ कृषि से जुड़े लोगों की बात करें, तो फिर भूमिका आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, टू कैटलाइज द रिसोर्स यूज टू इट्स ऑप्टिमाइजेशन, कि किस प्रकार से कम कीमत में कम समय लगा करके ज़्यादा आउटकम्स रहें, टू रूल द रियल टाइम एडवाइजरीज, जिसका हम मिशन मौसम भी लॉन्च प्रधानमंत्री जी ने किया पिछले 1 साल 1.5 साल पहले, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, वेदर, क्योंकि आने वाले समय में ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट विल द वेदर बी, प्रश्न ये होगा व्हाट विल वेदर डू, और उसका उत्तर देने के लिए वैज्ञानिकों को तैयार रहना होगा, और उसके लिए भारत ने पहले से ही व्यवस्था कायम की है, और उसका कृषि के साथ विशेष संबंध रहेगा। इसी तरह प्रेडिक्टिव क्रॉप परफॉर्मेंस, कि किस तरह की खेती बाड़ी हो, किस क्रॉप के माध्यम से सर्वाधिक उत्पादन हो सकता है किस क्षेत्र में, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के पहले से ही भविष्यवाणी की जा सके कि कहाँ पेस्ट इन्फेल्ट्रेशन होगी, कहाँ पर अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग तरह के कीटाणुओं से प्रभावित होने की संभावना रहेगी। और इसी तरह भारत समिट में, AI समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक और विमोचन किया जिसका नाम था भारत जन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वो कोई 6-7 देश भर की IITs के कंसोर्टियम द्वारा उसकी रचना की गई है। हमारे 8 शेड्यूल में शामिल 22 भाषाओं को किस तरह से अनुवादित करना, और उसके 3 पहलू रहेंगे, लैंग्वेज, विजन एंड पिक्चर्स, और लैंग्वेज, स्पीच एंड पिक्चर, लैंग्वेज, टेक्स्ट एंड पिक्चर, तो लिखा हुआ भी आएगा, बोला हुआ भी, और विजुअल्स में भी। और उसमें एक विशेष कंपोनेंट है विच इज़ डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसका नाम रखा गया है एग्री परम। और इस एग्री परम की लॉन्चिंग भी 19 फरवरी को सायंकाल प्रधानमंत्री द्वारा की गई। लेकिन हमारा ये मानना है कि भारत चूँकि इतना हिट्रोजिनस देश है, तो भले ही 22 भाषाएं हमारे 8 शेड्यूल संविधान का हिस्सा हों, लेकिन बोलने जाने वाली भाषाएं उससे कई गुना अधिक है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि इन 22 की 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोली जाती, कोई और ही बोली जाती। और इसलिए ये जो साइंस टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से और साथ ही साथ इंडिया AI मिशन के द्वारा समन्वय के साथ ये सॉवरेन मॉडल तैयार किया जा रहा है, इसको और विस्तृत किया जाएगा। AI का इस्तेमाल तो पहले भी होता था, आप सब भी करते हैं अनुवाद के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन हम सॉवरेन मॉडल्स अपने लिए, अपने कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए करें, उस दिशा में हमने एक पेशकदमी की है। इसी तरह AI ओपन स्टैक फॉर फार्मर्स का भी प्रावधान इसी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है,
जिसके माध्यम से ऑल दी एग्री एआई सॉल्यूशंस, जो भी एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड सॉल्यूशंस होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा निर्माणित या रचित, उन सब को उसी जगह प्लग कर दिया जाए एक जगह। अभी आपको स्मरण होगा 2 ही वर्ष पहले भारत ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया है। वी आर अमंग दी फर्स्ट फ्यू कंट्रीज, एक अमेरिका में था, जर्मनी में, एंड वी हैव अ बेटर मॉडल। उसको भी और उसके साधनों को भी किस प्रकार कृषि के साथ जोड़ा जाए उसका भी प्रावधान है। ड्रोन और सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से जहां हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड्स पहले से ही सक्रिय है, वहां साथ ही साथ स्वामित्व कार्यक्रम, जिसमें महाराष्ट्र ने भी बड़ी प्रगति की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए बधाई के पात्र भी हैं, विच हैज़ मेड दी, यस, दैट स्पीक्स ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनरेबल सीएम। मुझे मालूम होता तो मैं पहले ही बोल देता, तो ताली तो बजती हमारे लिए आपके नाम से। एनीवे, विच हैज़, और ये एक ऐसा कार्यक्रम अद्भुत, विच हैज़ मेड द फार्मर मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी। आप ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट माध्यम से अपने खेत के, अपने फार्म की मैपिंग कर सकते हैं। किसी रेवेन्यू ऑफिसर की आपको ज़रूरत नहीं है। यू हैव एक्चुअली पुट दी पटवारी आउट ऑफ जॉब। तो आपको जो एक बड़ा सॉट आफ्टर धंधा होता था। इसी तरह मिशन मौसम जो लॉन्च हुआ है, पहली बार एक डेडिकेटेड मिशन टू वेदर फोरकास्टिंग, उसके तहत भी क्लाइमेट रिसिलिएंट इकॉनमी किस तरह से डेवलप की जाए कृषि के माध्यम से, उसको लेकर के फोरकास्ट। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि बायो E3 पॉलिसी हमारी है, उसके द्वारा अनेकों काम किए जा रहे हैं जो AI ड्रिवन है। उसकी जानकारी इसलिए अनिवार्य है कि कई बार ऐसा भी देखा है कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, किसान हैं या कृषि से जुड़े, उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी नहीं रहती। हालांकि ये सारी की सारी जानकारी इस यंत्र में मौजूद है, लेकिन अभी हमारा माइंड सेट नहीं बदला हुआ। तो अगर आप किसी को पूछे तो कहते हैं साहब हमें बताया नहीं। एक दिन मुझे पत्रकार ने पूछा राजस्थान में कि साहब इतना सब कुछ आप कर रहे थे लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये तो आप इससे पढ़ के हमें बताएं, हम आपको कैसे बताएं। तो ये हमें भी स्वभाव पैदा करना होगा। अनेकों काम हो रहे हैं जो आने वाले समय में कृषि के दृश्य को ही बदल देंगे। जेनेटिकली एनहांस्ड क्रॉप्स एंड जेनेटिकली ट्रीटेड ड्रॉट टॉलरेंस, खासतौर से महाराष्ट्र के प्रपेक्ष में देखें तो शुगर केन को लेकर कि जेनेटिकली उसकी गुणवत्ता भी कैसे बढ़ाई जाए और जेनेटिकली उसमें इतनी रेजिस्टेंस, रेसिलियंस हो कि ड्रॉट इत्यादि पानी कम ज़्यादा होने से उसको नुकसान ना हो। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेज इन रेप सीड मस्टर्ड एट अ स्टेज व्हेन इट इज़ नॉट सिम्टोमेटिक, यानी AI आपको बता देगा कि ये इस क्रॉप में ये कीड़ा लगने वाला है, हालांकि अभी उसमें कोई बज़ाहिर कोई लक्षण नहीं होंगे। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्री इकॉनमी, यानी अगर मौसम नासाज हो भी जाए तब भी जेनेटिकली प्रोसेस करके हम उसको इस काबिल बना सकें कि उसमें उसको उस मौसम के उतार चढ़ाव के बावजूद भी सस्टेन करने की क्षमता रहे। इसी तरह से बाईरैक हमने, इस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरह दरवाजे खोल दिए और दूसरा एक स्ट्रक्चर्ड इंटरफेसेस तैयार किए हैं। जैसे स्पेस में हमने इन स्पेस तैयार किया है, बायोटेक्नोलॉजी में बाईरैक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एप्लीकेशन काउंसिल। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ इसमें, युवाओं में ये बड़ा लोकप्रिय हुआ है क्योंकि इससे फंडिंग भी उनको मिल रही है और बहुत सारे स्टार्टअप्स बने हैं। एक ज़माने में केवल 50-60 स्टार्टअप हुआ करते थे, 2014 में बायोटेक में आज बढ़ करके 11,000 से अधिक हो गए एंड इट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ इनकम। उसके तहत मोबाइल ऐप्स डेवलप की गई हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं, विच कैन डिटेक्ट दी पेस्ट्स एंड डिजीजेस इन दी प्लांट्स एंड दी क्रॉप्स। मल्टीपल जीनोटाइपिंग एंड फिनोटाइपिंग ऑफ क्रॉप्स अलग चल रहा है। स्मार्ट इरीगेशन, परमेश्वर जी यहाँ बैठे हैं, पानी को लेकर के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेरित किया जब ये दिल्ली थे। उसी काम को आगे बढ़ाते हुए स्मार्ट इरीगेशन के माध्यम से 25 से 30% पानी की बचत की जा सकती है। यानी इरीगेशन उतनी हो, और ये भी AI ड्रिवन होगा, जितना पानी चाहिए
कृषि के लिए किसी खेत को, पौधे को उतना ही मिले, ना उससे ज़्यादा ना कम। पानी की भी बचत होगी और ऑप्टिमम इरिगेशन से उसकी उपज भी ज़्यादा बेहतर होगी। इसी प्रकार इसी बजट में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर डेडिकेटेड भारत विस्तार नाम की एक योजना का वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी। अब अक्सर हम एक्रोनिम याद रखते हैं, लेकिन वो एक्रोनिम बना किससे वो भूल जाते हैं। तो विस्तार का अर्थ है वर्चुअली इंटेग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्री रिसोर्सेज। तो ये एक डेडिकेटेड बजट में भी कंपोनेंट 2026-27 में रखा गया है। और कुल मिलाकर के अगर आप देखें, मैं अपनी बात को संक्षेप में ही समाप्त करता हूँ कि हमारा ये आंकड़ा दर्शाता है कि अगर फार्म होल्डिंग्स की बात करें तो हिंदुस्तान में लगभग 14 करोड़ 140 मिलियन फार्म होल्डिंग्स एज ऑफ डेट वी हैव ऑन रिकॉर्ड। अगर एआई के माध्यम से 5,000 रुपया पर एनम पर फार्मर की बचत की जाए, यानी हर किसान के हिस्से का 5,000 रुपया बचा सकें अगर हम प्रतिवर्ष, तो कुल मिलाकर के ये संख्या बनेगी 70,000 करोड़ एनुअली। यानी एआई के सही इस्तेमाल से आप लगभग 70,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी में प्रतिवर्ष इजाफा कर सकते हैं, ताकि जब हम चौथे से तीसरी पैदान और पहले की तरफ कूच करें तो उसमें कृषि का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहे। महाराष्ट्र ने तो एक एग्री एआई पॉलिसी भी घोषित की है। एक बार फिर से ताली बजाइए मुख्यमंत्री जी के लिए। 2025 से लेकर के 29 तक उसकी समय अवधि रखी गई है, 500 करोड़ रुपए की। इसी सरकार ने महाराष्ट्र में, डबल इंजन सरकार ने उसको लागू किया है। हम दूसरे राज्यों को भी ये निवेदन कर रहे हैं कि वो इसका अनुसरण करते हुए, इसका अध्ययन करते हुए अपने अपने राज्यों में भी करें। और इसलिए अंत में मैं केवल ये कहूँगा कि इतने सारे आपको बधाई है कि आपने इस आयोजन में सारे स्टेक होल्डर्स लाए, इंडस्ट्री को भी लाया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इंडस्ट्री लिंकेज एंड दैट टू अर्ली इंडस्ट्री लिंकेज, ये तो, और ये सरकार इतनी खुले मन से इस सिनर्जी को कायम करने के लिए तत्पर है कि हमने तो न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया, जो आज तक कभी किसी ने सोचा तक न था। जहाँ स्टार्टअप्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नए कार्यालय में अभी शिफ्ट हुए हैं पिछले सप्ताह, तो जो वहाँ पर पहले 3 निर्णय लिए गए, उसमें एक निर्णय था 10,000 करोड़ ऑफ फंड ऑफ फंड्स फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स। और इसी तरह CSIR में तो डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए हमने एक शर्त रखी थी कि 3 साल का अवधि काल होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी का, ताकि हमें तसल्ली हो कि दे आर गोइंग टू बी देयर, उसके बाद हम उनको फंडिंग करेंगे। हमने वो भी क्लॉज समाप्त कर दिया। साथ ही साथ एक अद्भुत निर्णय लेते हुए 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड टू एक्सेलरेट द इंडस्ट्री एंड टू एक्सेलरेट द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बहुत सारे क्षेत्र हमने इस तरह से खोल दिए एक के बाद एक, के शायद उसके लिए इंडस्ट्री भी तैयार ना थी। अब आज कोई न्यूक्लियर प्लांट लगाना हो, आज कृषि का बड़ा प्लांट लगाना हो AI ड्रिवन, तो शायद इंडस्ट्री को थोड़ा सा संकोच हो, लेकिन उनको इनिशियल पुश देने के लिए सरकार की ओर से ये फंडिंग का सिलसिला, उसकी पहली कॉल जारी कर दी गई है। इसलिए मेरा आह्वान रहेगा कि एक वाइडर सिनर्जी बना करके, क्योंकि अब ये मानना है दुनिया भर में कि द एज ऑफ साइलोज इज ओवर, and I think the outcome of this 2-day meet would be determined by how many pilots have become platforms and how many MOUs have actually shown up in the market. और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के होते हुए, उनके नेतृत्व में इस तरह की गोष्ठी AI समिट के साथ जोड़ने के लिए मुंबई से बेहतर कोई और स्थान नहीं हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।